हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th आईसीएसई सेमेस्टर 2 का चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइस, इसमें पहला हमारा टॉपिक है नीड फॉर द ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी। इसमें इन्होंने ये बताया डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना काम होता है डाइजेस्ट करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है एयर को अंदर बाहर लेना और छोड़ना, ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना, ऐसे ही हार्मोन्स का वेरियस एक्टिविटीज बॉडी में कैरी करना। तो गाइस, हमारा अगला टॉपिक है फ्लूइड्स इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में 3 तरह के फ्लूइड होते हैं। पहला फ्लूइड होता है हमारा ब्लड, दूसरा फ्लूइड होता है टिश्यू फ्लूइड और तीसरा फ्लूइड होता है लिम्फ। गाइस, जो लिम्फ है उसे मिडल मैन भी कहते हैं। ये याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है विच फ्लूइड इज कॉल्ड मिडल मैन, तो उसका आंसर होगा लिम्फ। तो गाइस, पहले हम अब पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो जो ब्लड है उसकी प्रॉपर्टी है, एक वो कभी भी स्टेशनरी नहीं रहता, वो हमारे बॉडी में फ्लो होता रहता है। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है कलर, कलर उसका है ब्राइट रेड, ब्राइट रेड जैसे आपने देखा होगा खून लाल रंग का होता है। दूसरा उसकी वॉल्यूम के बारे में बताया इन्होंने कि 5 से 6 लीटर बॉडी में ब्लड होता है। और तीसरा इसका हैगा साल्टिश टेस्ट, ब्लड का टेस्ट जो होता है वो होता है साल्टिश यानी कि नमकीन। ये आपने देखा होगा जब आपके जीभ में कोई चोट चाट लग जाए तो फिर आप में से जो खून निकलता है वो आपने टेस्ट किया होगा, वो साल्टिश होता है। गाइस, अब हम बात करेंगे ब्लड के फंक्शंस के बारे में। ब्लड का पहला फंक्शंस है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी बॉडी में, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल साल्ट, इनको हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारी बॉडी में यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। ट्रांसपोर्ट लंग्स हमारे लंग्स में से टिश्यूज तक ब्लड जो है ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्म करता है। इसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, ब्लड में होता है, इसका नाम गाइस याद रखना। तीसरा इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। चौथा इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज टू लीवर फॉर द एलिमिनेशन और टू रेंडर देम हार्मलेस। ये ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी मटेरियल जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, वो किडनी तक जाता है, फिर हमारी किडनी से वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है। पांचवा इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बढ़ाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हार्मोन है वो ब्लड में जाते हैं, फिर ब्लड उसको सारी बॉडी में स्प्रेड करता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ये हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन करता है और बॉडी में हीट लाता है ब्लड, जैसे कि हमारी ह्यूमन मैमल बॉडी को हीट चाहिए होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट्स। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 55 to 60% होता है, और जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं, सेलुलर एलिमेंट्स गाइस वो होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, वो 40 to 45% होते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, ये देखो बुक पर लिखा हुआ है द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, ये लाइट येलो कलर का होता है। और जो प्लाज्मा होता है बेसिकली उसमें सबसे ज्यादा मेजरली वाटर होता है 90 to 92%, और प्रोटीन होता है 7 to 8%, और बाकी इनऑर्गेनिक साल्ट भी होता है थोड़ा सा, और बाकी अलग सब्सटेंसेस। तो गाइज इसकी जो कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा की ये याद कर लेना। तो गाइज द इनऑर्गेनिक साल्ट मेनली इंक्लूड सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं 1% वो हमारे बॉडी में होते हैं ब्लड में, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। गाइस आगे है अमंग अदर सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन द प्लाज्मा आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फिब्रिनोजन, हॉर्मोन्स, यूरिया एक्सेट्रा। गाइस ये भी होते हैं हमारे ब्लड में। तो गाइस ये अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्लाज्मा फ्रॉम विच द प्रोटीन फिब्रिनोजन हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड सेरम। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उस प्रोटीन फाइब्रोजन जिसमें रिमूव कर दिया होता है उसको फिर प्लाज्मे को क्या कहते हैं, उसका नाम है सेरम। गाइस ये जो फाइब्रिनोजन है ये एक प्रोटीन का बेसिकली नाम है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलर एलिमेंट्स। सेलुलर एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो गाइज
पहला है हमारा रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। फिर उसके बाद गाइज ये दो इंपॉर्टेंट गिव रीजन है जो एग्जाम में आते हैं, मैंने मार्क किए है। पहला है, इन्होंने पूछा है कि रेड ब्लड सेल्स का साइज छोटा क्यों होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है अबाउट 7 माइक्रोन होता है उनका साइज। वो क्यों होता है, इसका है क्योंकि उसका छोटा साइज जो है वो प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया विच मेक्स देम वेरी एफिशिएंट इन ऑब्जर्विंग ऑक्सीजन। उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है और वो ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है। दूसरा इसका रीजन है, the small size enables the red blood cells to travel through very fine capillaries in the body where they have to travel in a single file। कि इसका जो छोटा साइज है वो इसको पूरी बॉडी में अच्छी तरह से ट्रैवल करने देता है। फिर उसके बाद देता है कि लिखा है इन्होंने अडल्ट ह्यूमन मेल में 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। तो गाइस हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हेमोग्लोबिन इज द इफेक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसीज। The hemoglobin is formed of an iron containing part hemin and a protein globin। आयरन पार्ट जो होता है उसे हम हेमिन कहते हैं और जो प्रोटीन का पार्ट होता है वो ग्लोबिन कहते हैं। इसीलिए ब्लड में जो जब आयरन की बात हो तो उसका एक कंपाउंड है हीमोग्लोबिन। फिर जो ये हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है और ये उन टिश्यूज को ऑक्सीजन देता है जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो गाइज यहाँ पर लिखा है हीमोग्लोबिन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। दिस कट्स डाउन द कैपेसिटी ऑफ द ब्लड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन समटाइम रिजल्टिंग इन डेथ। गाइज इन्होंने लिखा है जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोक्साइड के साथ रलकर वो कंपाउंड बना लेता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ये बहुत टॉक्सिक कंपाउंड होता है, यानी कि पॉइजनस कंपाउंड होता है जो डेथ का कारण बन सकता है। गाइस इन्होंने लिखा है दिस इज फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग नियर बर्निंग फर्नेसेस इन स्मॉल रूम्स विदाउट वेंटिलेशन कैन रिजल्ट इन कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग एंड मे इवन कॉज डेथ। इसका मतलब है कि जब हम कमरे में सर्दियों के मौसम में गिट्टी लगाकर सोते हैं तो गिट्टी में वो बिना वेंटिलेशन मतलब बिना कोई अपनी खिड़की खोले हम सोते हैं तो वो वहां पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होती है और हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जब भी हम गीठी लगाकर सोएं तो खिड़की या दरवाजा खुला रखें। इसलिए यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये लिखा है। लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसीज। गाइस जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसको हम आरबीसीज कहते हैं और उनकी लोकेशन कहाँ है, वो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। वो हमारे बोन मैरो लंबी हड्डियों के बोन मैरो में वो प्रोड्यूस होते हैं। और एम्ब्रियो जो होता है, इन एम्ब्रियो दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड स्प्लीन। हमारे लीवर और स्प्लीन में भी वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन चिल्ड्रन द आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स अंटिल 5 years ऑफ एज। इसका मतलब है बच्चों में आरबीसीज उनकी हर बोन में 5 साल तक रहते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है एवरेज लाइफ ऑफ एन आरबीसीज इज 120 डेज। इसका मतलब है आरबीसीज का जो लाइफ है वो है 120 डेज। 120 डेज के बाद नया आरबीसीज ग्रोथ होता है और पुराना आरबीज एज अ वाइल्ड पिगमेंट बिलिरुबिन के साथ एक्सक्रीट होता है, पुराना बाइल पिगमेंट जो होता है। इन अ नॉर्मल अडल्ट अप्रोक्सीमेटली 2 million आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड। एक अडल्ट ह्यूमन में, एक नौजवान आदमी में आरबीसीज एक सेकंड में 2 million आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं। अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और जैसे कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, वाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता। मोस्ट डब्ल्यूबीसीज आर एमीबॉइड एंड कैन प्रोड्यूस सीडोपोडिया with which they can squeeze through the walls of capillaries into the tissues। गाइज यहाँ पर लिखा है कि जो WBCs होते हैं वो अमीबा की शेप में होते हैं। इसका मतलब वो कोई भी अपने हिसाब से अपनी शेप चेंज कर सकते हैं और वो कैपिलरीज की बाल्स में बाहर निकल सकते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। इसको हम प्रोसेस को कहते हैं डायपिडिस। इस प्रोसेस का नाम है डायपिडिस। डायपिडिस क्या है, जब एमीबॉइड शेप में WBCs बाहर निकल रहे हैं और जर्म्स को मारते हैं। इनमें जो होता है ना ल्यूकोसाइट्स, वो जर्म किलिंग होता है, जर्म किलिंग केमिकल होता है।
तो अभी है हमारा ओरिजिन एंड लाइफ ऑफ WBCs। जो WBCs हैं वो लिम्फ नोड्स में पैदा होते हैं। लिम्फ नोड्स आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो लिम्फ नोड्स एंड समटाइम्स इवन इन लीवर एंड द स्प्लीन, और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी ये पैदा होते हैं। तो एवरेज लाइफ इनकी होती है 2 हफ्ता यानी कि 14 दिन। उसके बाद हमारे पर है यहाँ पर बॉक्स में ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज अ कैंसर ऑफ द टिश्यू फॉर्मिंग WBCs whose number increases manifold at the cost of RBCs। इसका मतलब है जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होने लगते हैं RBCs के मुकाबले में। तो ये एक बहुत ही घातक डिसीज है। इसका इलाज है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका एक ही इलाज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद है ल्यूकोपीनिया इज द एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs। ल्यूकोपीनिया है डिक्रीज और ल्यूकीमिया है इंक्रीज। हमारा अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। इनका पहला फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। इसका ये प्रोसेस का नाम है फेगोसाइटोसिस। दिस इज द प्रोसेस इन विच मोस्ट WBCs and particularly the neutrophils engulf particle-like solid substances, especially bacteria। जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये WBCs की एक किस्म होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप के सेल्स को कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। Neutrophils engulf particle-like solid substance, especially bacteria. This is a defensive mechanism against germ। ये जो फेगोसाइटोसिस होता है ये डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है जर्म्स के खिलाफ लड़ने की। जो इसकी ताकत होती है WBCs को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। हमारा दूसरा पार्ट है इन्फ्लेमेशन। Inflammation occurs due to the reaction of tissues to injury and to localized invasion of germs। इसका मतलब है जो हमारी जलन होती है वो जर्म्स की आने से हमारी बॉडी में जब स्वेलिंग आ जाती है, हीटनेस होती है, उसको फिर वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करके वाल में से निकल के, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था डायबिटीज प्रोसेस कर फिर वो उसे जर्म्स को किल करते हैं। दे आल्सो डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस से भी वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होती है जब वाइट ब्लड सेल्स अपना रोल निभाते हैं और जर्म्स को किल करते हैं। अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। जो WBCs होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं वो ताकि वो जर्म्स को किल कर सकें।